यह युद्ध इतिहास के पन्नों में दर्ज एक घटना भर नहीं था। यह वह मोड़ था जहां एक विजेता ने पहली बार अपनी ही विजय पर प्रश्न उठाया। एक सम्राट जिसने लाखों लोगों को हराया लेकिन अंत में अपने ही भीतर हार गया। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसे शासक की कहानी जिसे आगे चलकर इतिहास में सम्राट अशोक के नाम से जाना गया। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप में मौर्य साम्राज्य सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बनकर उभरा। इस साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से की, जिन्होंने नंद वंश को समाप्त कर एक केंद्रीकृत शासन की नींव रखी। उनके बाद उनके पुत्र बिंदुसार ने साम्राज्य को स्थिरता दी और दक्षिण की ओर विस्तार किया। इसी शाही परिवार में जन्म हुआ अशोक का। अशोक के प्रारंभिक जीवन के बारे में विस्तृत जानकारी सीमित है, लेकिन उपलब्ध स्रोत बताते हैं कि वे प्रशासन और युद्ध दोनों में निपुण थे। उन्हें तक्षशिला जैसे विद्रोह क्षेत्र में भेजा गया, जहां उन्होंने स्थिति का नियंत्रित किया। इसके बाद उन्हें उज्जैन का प्रांत भी दिया गया, जो व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था। इन अनुभवों ने उन्हें एक सक्षम और कठोर प्रशासक बनाया। 273 ईसा पूर्व बिंदुसार की मृत्यु के बाद सिंहासन के लिए संघर्ष शुरू हुआ। ऐतिहासिक स्रोत इस संघर्ष का पूरा विवरण नहीं देते, लेकिन यह स्पष्ट है कि उत्तराधिकार सहज नहीं था। लगभग 4 वर्षों के बाद 268 ईसा पूर्व में अशोक का औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। अब वे मौर्य साम्राज्य के सम्राट थे। शासन के प्रारंभिक वर्षों में अशोक का ध्यान साम्राज्य के विस्तार और नियंत्रण पर था। वे एक दृढ़ और निर्णायक शासक थे। कुछ परंपरागत स्रोत उन्हें चंड अशोक के रूप में वर्णित करते हैं, जो उन्हें कठोर शासक की ओर संकेत करता है। लेकिन एक क्षेत्र अब भी मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं था, वह था कलिंग। 261 ईसा पूर्व पूर्वी तट पर स्थित कलिंग एक स्वतंत्र और समृद्ध राज्य था। यह समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था और सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण था। अशोक ने कलिंग को अपने साम्राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया। युद्ध हुआ। यह युद्ध केवल सैन्य संघर्ष नहीं था, यह व्यापक जनहानि वाला संघर्ष था। अशोक के शिलालेखों के अनुसार लगभग 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख से अधिक लोग बंदी बनाए गए, और इससे भी अधिक लोग इस युद्ध से प्रभावित हुए। लेकिन इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण बात इसके परिणाम में छिपी है। युद्ध समाप्त होने के बाद अशोक ने जो वहां पे विनाश हुआ उसको स्वयं देखा। यह अनुभव उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बन गया। इसका प्रमाण मिलता है उनके 13वें शिलालेख में। इस अभिलेख में अशोक ने स्पष्ट रूप से कहा कि कलिंग विजय के बाद उन्हें गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने लिखा कि इतनी बड़ी जनहानि उनके लिए दुख का कारण बनी। यह घटना इतिहास के एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जहां एक विजेता अपनी ही विजय की आलोचना करता है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक के शासन दृष्टिकोण में परिवर्तन आया। उन्होंने आक्रामक विस्तार की नीति को त्याग दिया और नैतिक शासन पर ध्यान केंद्रित किया। इस समय उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया। कुछ परंपरागत स्रोतों में उपगुप्त नामक भिक्षु का उल्लेख मिलता है, जिनसे उनके संपर्क की बात कही जाती है। हालांकि ऐतिहासिक रूप से यह निश्चित है कि अशोक बौद्ध धर्म से प्रभावित हुए और उन्होंने उसे संरक्षण दिया। लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि अशोक ने अपने साम्राज्य को बौद्ध राज्य में परिवर्तित नहीं किया। उन्होंने एक व्यापक नैतिक नीति अपनाई। धम्म कोई संप्रदाय या धर्म नहीं था, यह एक प्रशासनिक और नैतिक नीति थी, जिसका उद्देश्य समाज में नैतिकता और संतुलन बनाए रखना था। धम्म के मुख्य सिद्धांत थे अहिंसा को बढ़ावा देना, सभी धर्मों के प्रति सम्मान, माता पिता और बुजुर्गों का आदर, न्यायपूर्ण प्रशासन और सभी जीवों के प्रति करुणा। अशोक ने इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए व्यवस्थित प्रयास किए। उन्होंने धम्म महामात्र नामक अधिकारियों की नियुक्ति की, जो इन नीतियों को पालन को सुनिश्चित करते थे। अपने संदेश को व्यापक रूप से फैलाने के लिए अशोक ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने आदेश पत्थरों और स्तंभों पर अंकित करवाए। ये शिलालेख साम्राज्य के विभिन्न भागों में स्थापित किए गए। इनमें प्रयुक्त लिपि ब्राह्मी और भाषा प्राकृत थी। इसका उद्देश्य था कि सामान्य जनता भी इन संदेशों को समझ सके। अशोक के शिलालेख भारत के इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में से एक हैं, क्योंकि ये सीधे शासक द्वारा जारी किए गए अभिलेख हैं।
अशोक के स्तंभों में सबसे प्रसिद्ध है सारनाथ का सिंह स्तंभ। यह 4 सिंगों का प्रतीक आज भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। अशोक का साम्राज्य अपने समय का सबसे बड़ा राजनीतिक ढांचा था। यह उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल तक फैला था। उत्तर में हिमालय के क्षेत्र और दक्षिण में कर्नाटक तक इसका प्रभाव था। लेकिन अशोक की विशेषता सिर्फ क्षेत्रीय विस्तार नहीं थी, उन्होंने अपने विचारों का भी विस्तार किया। ऐतिहासिक स्रोत बताते हैं कि उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए दूत भेजे। उनके पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा गया। श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रसार में इनका महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। संघमित्रा द्वारा बोधि वृक्ष की शाखा ले जाने का उल्लेख भी मिलता है, जो बौद्ध परंपरा में महत्वपूर्ण माना जाता है। अशोक के शासन के अंतिम वर्षों में उनकी नीतियां स्थिर हो चुकी थी। उन्होंने युद्ध को त्याग दिया और नैतिक शासन को प्राथमिकता दी। 232 ईसा पूर्व के आसपास अशोक का निधन हुआ। उनके बाद मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर हुआ, लेकिन अशोक की विरासत इतिहास में स्थायी हो गई। अशोक केवल एक विजेता नहीं थे, वह एक ऐसे शासक थे जिन्होंने अपने अनुभवों से अपने शासन को बदला। उनकी पहचान सिर्फ कलिंग युद्ध से नहीं, बल्कि उस परिवर्तन से जुड़ी है जो उस युद्ध के बाद आया। इसी कारण उन्हें देवनाम प्रियदर्शी कहा गया। आज भी उनके शिलालेख, उनके स्तंभ और उनकी नीतियां भारतीय इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अशोक की कहानी सिर्फ सत्ता की कहानी नहीं है, यह जिम्मेदारी, परिवर्तन और नैतिक शासन की कहानी है। क्योंकि इतिहास में कई शासकों ने युद्ध जीते हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जिन्होंने खुद को जीता है। जय हिंद, जय भारत। आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।